ये वीडियो कुछ व्यूअर्स के लिए डिस्टर्बिंग हो सकती है। अगर आप सेंसिटिव हैं तो वीडियो को यहीं स्किप कर सकते हैं। इनोसेंट सर्वाइवर और कोल्ड ब्लडेड किलर, द केस ऑफ डेविड बेन। दक्षिणी पश्चिमी प्रशांत महासागर में बसा एक खूबसूरत और शांत देश न्यूजीलैंड। यह देश अपने हरे भरे पहाड़ों, साफ सुथरे समुद्र तटों और प्राचीन माओरी कल्चर के लिए जाना जाता है। अपेरेंटली न्यूजीलैंड को दुनिया भर में सबसे सुरक्षित और शांतिपूर्ण देशों में गिना जाता है, पर हर एक देश का एक ऐसा पहलू होता है जिसे हर एक देश के विकास और प्रगति को खतरा होता है। सिमिलरली 1994 में इसी शांत और सुरक्षित माने जाने वाले देश में एक ऐसा मामला सामने आया था जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। हमारे देश के वेल फेमस बुरारी केस की ही तरह यहाँ भी एक ही परिवार के 5 सदस्यों की बेरहमी से हत्या का मामला सामने आया था। इस केस ने न्यूजीलैंड की न्याय व्यवस्था, मीडिया और जनता को 2 हिस्सों में बांट दिया था। ये मामला था डेविड बेन और उसके परिवार का। 20 जून 1994 को न्यूजीलैंड के ड्यूनेडिन में पुलिस को एक कॉल आती है। Whereabouts are you? Every street. Oh, every street. 65 every street. They're all dead. Who's all dead? My family. They're all dead. Hurry up. It's okay. Every street. It runs off Somerville Street. Yes. What phone number are you calling from? 454. जिसकी आवाज आप सुन रहे हैं ये 22 वर्षीय डेविड बेन था। ये कॉल सुबह 7:09 पर 65 एवरी स्ट्रीट, जहां बेन फैमिली रहती थी, से की गई थी। इसमें डेविड पुलिस को एक चौंका देने वाला खुलासा करता है कि जब वह सुबह अपने मॉर्निंग राउंड से वापस आया तो उसने पाया कि उसका पूरा परिवार मर चुका है। उसकी आवाज बहुत ही खराब और हालत बहुत ही बिगड़ी हुई लग रही थी। कॉल के 10 मिनट के अंदर कांस्टेबल जेफ फाइली, रिम स्टीवनसन और लीज एंड्रयू बेन रेसिडेंस में पहुंचते हैं, जहां वो दरवाजे से ही फ्लोर पर बद हालत में बैठे डेविड को चीखते चिल्लाते हुए और रोते हुए स्पॉट करते हैं। डेविड के पास के रूम में ही पुलिस 58 वर्षीय रॉबिन बेन, जो कि परिवार के मुखिया और डेविड के पिता थे, को फ्लोर पर मरा हुआ पाते हैं। उनके पास में ही एक सेमी ऑटोमेटिक 22 विंचेस्टर राइफल और उनके सिर पर एक गन शॉट था। दूसरे रूम में डेविड की बहन 18 वर्षीय लीनियट बेन, जिसे भी शूट किया गया था, और 55 वर्षीय मार्गरेट बेन, जो डेविड की मां थी, पड़ी मिली। घर के निचले हिस्से में डेविड की छोटी बहन 15 वर्षीय स्टीवन बेन मिली। लाश को देखकर लग रहा था कि उसने मरने से पहले स्ट्रगल किया होगा। सिर और हाथ पर गन शॉट से और एक खून से सनी हुई टी शर्ट उसकी गर्दन पर लिपटी हुई थी। जिस रूम में रॉबिन की लाश मिली थी उसके पास एक स्टडी रूम था, जहां पर कंप्यूटर ऑन पड़ा हुआ था। स्क्रीन पर एक सेंटेंस डेविड को रेफर करते हुए लिखा गया था, जो था सॉरी, यू आर द ओनली वन हु डिजर्व टू लिव। मतलब डेविड ही इकलौता था जिसे उस घर में जीने का हक था। फाइनली दोपहर तक पुलिस बॉडीज को एम्बुलेंस में डालना शुरू कर देती है और घटना के इकलौते सर्वाइवर को एम्बुलेंस स्टाफ कंफर्ट करती है। पड़ोसी बिल्कुल शॉक में थे। It's just horrific. It's terrible to happen right next door. It's something we read about, we hear about. It's right here. It's just terrible. Well, I'm shocked and saddened at the whole thing. I can't understand why it would happen. बेन फैमिली के 2 बच्चे पास ही में स्थित बेफील्ड हाई स्कूल में पढ़ते थे। पूरा स्कूल इस हादसे से सदमे में था। वहीं डेविड के पिता रॉबिन बेन भी ड्यूनेडिन के बाहर टेरी बीच स्कूल के प्रिंसिपल थे। आज पूरा स्कूल शॉक में था। पुलिस इस मामले की क्लियर पिक्चर को इन्वेस्टिगेट करने में कुछ समय लेती है और कुछ दिनों बाद उन्हें एक क्लियर पिक्चर मिल भी जाती है। सारे सबूतों और थ्योरीज के आधार पर पुलिस एक कंक्लूजन पर पहुंचती है कि इस मास जेनोसाइड के पीछे और कोई नहीं बल्कि डेविड बेन का हाथ था। जी हाँ, अब आप सोच रहे होंगे कैसे। तो पुलिस की थ्योरी के अकॉर्डिंग डेविड ने कहा था कि उस सुबह न्यूज़पेपर ड्यूटी से आने के बाद वो सीधा अपने रूम में गया था। उसने स्विच ऑन किए बिना ही अपने कपड़े लॉन्ड्री में डाले थे और उसके बाद उसने अपने हाथ धोए, क्योंकि उसके हाथ में न्यूज़पेपर की प्रिंट इंक लगी हुई थी। उसके बाद उसने अपनी फैमिली को स्पॉट किया, पर पुलिस को उसकी ग्रीन जर्सी, सॉक्स, स्विच बोर्ड और तो और लॉन्ड्री में पड़े कपड़ों पर भी ब्लड स्टेन्स मिले थे। बल्कि लॉन्ड्री रूम में भी कई जगहों पर खून था, जैसे कि वॉश बेसिन, शावर कैप, फेस मास्क, ग्रीन टॉवल, जो कि रॉबिन का था। जब डेविड के कॉल करने पर पुलिस आई थी तब उसने जो कपड़े पहने हुए थे उन पर भी खून के धब्बे थे। घर पर जगह जगह ब्लडी हैंडप्रिंट्स थे, जो कि डेविड के थे। डेविड की बहन स्टीवन के फिंगर नेल्स में उसकी जर्सी के कुछ कण मिले थे, जो डेविड के काम से आकर लॉन्ड्री में डाली थी।
डेविड की बॉडी पर भी कुछ ऐसी इंजरीज थी जिसका पॉसिबल एक्सप्लेनेशन डेविड के पास नहीं था। और तो और जिस राइफल से सबको शूट किया गया था उस पर भी डेविड के फिंगरप्रिंट्स थे, पर डेविड इस बात पर अड़ा था कि उसने राइफल को टच तक नहीं किया था। उसके अकॉर्डिंग इस राइफल को वो हंटिंग में यूज़ किया करता था, तो शायद ये फिंगरप्रिंट्स भी वहीं से आए होंगे। अपनी इंजरीज के लिए भी उसके पास पॉसिबल एक्सप्लेनेशन था कि जब उसने लाशें देखी तो वह शॉक के मारे गिर पड़ा और तब उसे ये चोटें लगी। और लॉन्ड्री रूम में जो स्पॉट्स और प्रिंट्स थे वो शायद पहले ही खून से सने कपड़ों पर लगे उसके हाथों से आए होंगे, क्योंकि लाइट्स ऑफ थी तो उसने नोटिस ही नहीं किया था। एक और बात, डेविड के अकॉर्डिंग जब वो घर पहुंचा तो उसने सबसे पहले अपने पिता रॉबिन और फिर अपनी माँ को मृत अवस्था में देखा। उसके तुरंत बाद उसने पुलिस को कॉल कर दिया, पर कॉल पर तो उसका बयान कुछ और ही था। Family, they're all dead. इन सब स्पेक्यूलेशंस और प्रूफ्स के आधार पर जुलाई 1994 को डेविड बेन को अपनी पूरी फैमिली की हत्या करने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये मामला न्यूजीलैंड के इतिहास का सबसे भयानक और संजीदा मामला था। इस घटना के 2 हफ्ते बाद इस घर को डेविड के दूसरे फैमिली मेंबर्स की रिक्वेस्ट पर जला दिया जाता है। उनके लिए ये घर एक मनहूस और नेगेटिविटी से भरा स्थान था। ये उनकी कम्युनिटी के लिए एक पेनफुल रिमाइंडर था। इसलिए 1995 में न्यूजीलैंड फायर सर्विस के द्वारा फैमिली की परमिशन से घर को जला दिया गया था। ट्रायल डुनेडिन हाई कोर्ट में 3 हफ्तों तक चला। दलील ये थी कि डेविड ने अपने न्यूज़पेपर राउंड पे जाने से पहले अपने पेरेंट्स और भाई बहनों को मार दिया था और आकर इमरजेंसी कॉल करी। वहीं डिफेंस टीम की दलील बहुत ही शॉकिंग और हैरान कर देने वाली थी। उनके अकॉर्डिंग डेविड के पिता रॉबिन बेन का अपनी ही बेटी लीनियंट बेन के साथ अनैतिक संबंध था, जिसका खुलासा लीनियंट एक फैमिली गैदरिंग में करने वाली थी। रॉबिन ने समाज में शर्म के कारण अपनी फैमिली की हत्या करके खुद आत्महत्या कर ली थी। 4 बच्चों का पिता रॉबिन बेन टेरी बीच स्कूल में बतौर प्रिंसिपल काम किया करता था। रॉबिन बेन की अपनी पत्नी मार्गरेट बेन के साथ बिल्कुल नहीं बनती थी। वो दोनों बहुत झगड़ते थे। झगड़ा इस कदर बढ़ गया था कि मार्गरेट रॉबिन को अपने साथ सोने तक नहीं देती थी, जिसकी वजह से स्कूल के पीछे ही वह अपनी वैन में सोया करता था। रॉबिन की बड़ी बेटी लीनियंट भी अपने फादर के साथ टेरी स्कूल हाउस में फ्लैट में रहा करती थी। वह मर्डर से पहले 19 जून को एक फैमिली मीटिंग करने घर आई थी, जिसमें वो अपने पिता के अनैतिक व्यवहार और बरसों से उस पर चले आ रहे शोषण की बात करने वाली थी। बल्कि लीनियंट का ही एक दोस्त डीन कोटल कोर्ट में टेस्टिफाई भी करने वाला था, पर बाद में वो कोर्ट में आया ही नहीं। इसलिए प्रोसिक्यूशन और डिफेंस ने इस मोटिव के बारे में कोई एविडेंस ही पेश नहीं किए। मई 1995 को डुनेडिन कोर्ट द्वारा डेविड को 5 हत्याओं का दोषी पाकर लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट 16 साल के बाद पैरोल की पॉसिबिलिटी के साथ चार्ज किया गया। डेविड की सजा के बाद देश 2 गुटों में बंट गया। इस केस को न्यूजीलैंड के जस्टिस सिस्टम की हार का साइन माने जाने लगा। 1996 में जब कुछ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट डेविड की अपील के लिए जैम बेचकर पैसे जमा कर रहे थे, तब न्यूजीलैंड के फॉर्मर ऑल ब्लैक रग्बी प्लेयर जॉय करम की नज़र इस केस पर पड़ी। उन्होंने इस केस में रुचि ली और डेविड की अपील को कोर्ट में सफल बनाने के लिए पूरे एफर्ट्स लगाए। उन्होंने इस केस में इतनी मेंटल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज लगाए कि 10 सालों में उनकी खुद की इन्वेस्टमेंट्स और प्रॉपर्टीज खत्म हो गई थी। पहली अपील विटनेस के बयान को टेस्टिफाई करने के लिए न्यूजीलैंड हाई कोर्ट को दी गई थी, जिसे रिफ्यूज कर दिया गया था। 1998 को गवर्नर जनरल को एक और पिटीशन जारी किया गया, जो जस्टिस ऑफ मिनिस्टर को पास हो गया था, जिसने स्वीकार किया कि इन्वेस्टिगेशन में कई एरर्स थे। मार्च 2007 में डेविड ने प्रिवेसी काउंसिल के सामने केस को रीओपन करने की अपील की, जिसमें कोर्ट ने भी माना कि इन्वेस्टिगेशन में कई एरर्स हैं और इंसाफ सही से नहीं हुआ है, और केस को रीओपन करके डेविड को तब तक कस्टडी में रहने के लिए कहा गया। 15 मई 2007 को डेविड को हाई कोर्ट द्वारा बेल ग्रांट की गई, जब वो 13 साल जेल में काट चुका था। Irving Bain, do you find the accused guilty or not guilty? Not guilty. On the second count of the murder of Margaret Arawa Cullen Bain, do you find the accused guilty or not guilty? Not guilty. On the third count of the murder of Stephen Robin Cullen Bain, do you find the accused guilty or not guilty? Not guilty. On the fourth count of the murder of Laniet Margaret Cullen Bain, do you find the accused guilty or not guilty? Not guilty. On the fifth count of the murder of Arawa Mary Cullen Bain, do you find the accused guilty or not guilty? Not guilty. Are you all agreed members of the jury? डेविड को उस सजा से तो छुटकारा मिल गया था, पर उसके एक्स प्रिजनर रहने और इस केस से नाम जुड़ने से जो उसकी इमेज डैमेज हुई थी, उसकी वजह से उसका काम मिलना मुश्किल हो गया था।
इसके बाद मार्च 2010 में उसे गलत सजा में फंसाने के लिए डेविड अदालत से कॉम्पनसेशन मांगता है, जिसे कोर्ट द्वारा रूल आउट कर दिया जाता है क्योंकि वह ट्रायल के समय अपनी इनोसेंस साबित करने में नाकामयाब रहा था। काफी लंबी लड़ाई लड़ने के बाद भी कोर्ट उसे कॉम्पनसेशन नहीं देती, बल्कि 2 अगस्त 2016 को उसे $9,25,000 की एक एक्स ग्रेटिया पेमेंट ऑफर करती है और डेविड को मैटर क्लोज करने को बोलती है, जिसे डेविड भरे मन से स्वीकार कर लेता है क्योंकि अपना जीवन चलाने के लिए उसे पैसों की जरूरत थी। फॉर्मर रग्बी प्लेयर जॉय कैरम के अनुसार डेविड के पास और कोई चॉइस ही नहीं थी क्योंकि उसे नहीं लगता कि कैबिनेट उसके साथ कभी इंसाफ करेगा। ये मामला हमें कई उलझनों और अनसुलझे सवालों के साथ छोड़ देता है। असली कातिल कौन था, डेविड या रॉबिन? क्या पुलिस ने शुरू से ही एक थ्योरी को पकड़ के असली सबूतों को नजरअंदाज किया था? क्या जस्टिस सिस्टम ने एक निर्दोष को सजा दी या एक दोषी को आजाद कर दिया? इस केस में सबूत थे, गवाह थे, लेकिन फिर भी सच्चाई कभी सामने नहीं आ पाई। शायद यही सबसे बड़ी ट्रेजेडी है कि अब हम इन सवालों का जवाब कभी नहीं जान पाएंगे और ये केस न्यूजीलैंड के इतिहास का सबसे चर्चित, जस्टिस सिस्टम को चुनौती देने वाला और कभी ना सुलझने वाला केस बनकर रह जाएगा। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं किसी ऐसी ही ट्रू क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें क्योंकि आपका सपोर्ट जरूरी है। I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't